नमस्कार छात्रों, हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अभ्यास कार्य में हम उपसर्ग और प्रत्यय पृष्ठ संख्या प्रश्न संख्या 7 हल करेंगे। इसके पहले हम बाकी के प्रश्न हल कर चुके हैं। मैंने आपको हल किए गए प्रश्नों के PDF भेजे थे और आशा है कि आप उसे पूर्ण कर लिए होंगे। एक बार मैं आपको पुनः वीडियो के माध्यम से उपसर्ग और प्रत्यय को समझाना चाहूँगी। अब पहले हम उपसर्ग हल किए, इसके बाद यहाँ पर हमारे सामने आप देख रहे होंगे बच्चे कि हेल्प बॉक्स दिया हुआ है। ठीक है, हेल्प बॉक्स में क्या है? हमारे समक्ष प्रत्यय है। कितने प्रत्यय हैं? 1 2 3 4 5 और 6, और हमारे पास शब्द कितने हैं? 6। ठीक है, तो ये हेल्प बॉक्स में हमको प्रत्यय ढूंढ करके यहाँ पर लगानी है। यहाँ पर एक प्रत्यय जो यहाँ पा देख रहे होंगे बच्चे, ये जो पा है ये पा नहीं हो करके इसको आप बताएंगे आपा। सुधार लेंगे अपने बुक में भी, ये आपा है। ठीक है, तो चलिए हम हल करते हैं। पहला शब्द हमारे पास है ओढ़ धन। कौन सा प्रत्यय हम लेंगे बताइए? आवा लेंगे, पा लेंगे, आपा लेंगे? नहीं। एरा लेंगे? ये भी नहीं। ता, दार और नी, इसमें से आपको क्या उचित लग रहा है? तो उचित ये है कि यहाँ पर हम नी लिखेंगे, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? नी। तो यह बन जाएगा आपका ओढ़नी। ठीक है, ये क्या बन गया आपका? ओढ़नी। तो आप सभी समझ गए। अब आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ पर दिक धन, दिक धन नी तो हमारा हो गया, ये हमारा हल हो गया। अब यहाँ पर बनना आवा, तो हम अगर दिखपा तो होगा नहीं, दिखेरा तो होगा नहीं, दिखापा तो होगा नहीं, दिखदार भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आवा लगा हुआ है, इसका अर्थ मतलब ख में कौन सी मात्रा लगेगी? आ की मात्रा लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रत्यय है, अक्सर जो प्रथम अक्षर होता है प्रत्यय का, वो ज़्यादातर जो प्रथम शब्द है, मूल शब्द, उसमें क्या हो जाता है? मात्रा के रूप में जुड़ जाता है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? दिक धन आवा। चलिए बताइए, दी ख में कौन सी मात्रा? आ की मात्रा, दिखावा। इस प्रकार आप हल करेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पहले इसको मिटा देते हैं ताकि आपको समस्या ना हो। 2 प्रश्न आप हल कर लिए। अब आगे आ जाते हैं हम तीसरे में। सांप, सांप जो है, सांप हमारा आवा हो गया, नी हो गया। ठीक है, अब बना पा, आपा, एरा और ता और दार। तो यहाँ पर आपका सांप धन एरा आ जाएगा। तो यहाँ पर प में कौन सी मात्रा लगेगी? एक ही मात्रा। एक की कितनी मात्रा होती है? एक मात्रा, अर्थात प में कौन सी मात्रा लगाना है हमको? एक ही मात्रा। तो यहाँ हम अगर सा प एक ही मात्रा, पेरा, सपेरा, तो सांप धनेरा सपेरा, तो हो गया। अब आगे चलते हैं बच्चे हम दूसरी मात्रा की तरफ। ठीक है, तो चलिए, पहला है बूढ़ा। अब बूढ़ा हमारा एरा भी हो गया, आवा भी हो गया, आपा बचा है, ता बचा है और दार बचा है। तो चलिए, बूढ़ा धन हम यहाँ हम ये वाला प्रत्यय लिखेंगे जो गलत था, आप इसको सुधार जरूर लीजिएगा। ये आपा है। बूढ़ा धन आपा, अर्थात ढ़ में आ की मात्रा तो लगी हुई है, बा में बड़ा ऊ की मात्रा, बूढ़ा हम बोल रहे हैं। एक चीज़ का आप ध्यान देंगे, बच्चे बहुत गलती करते हैं। यहाँ पर बूढ़ा है, धन आपा, मतलब ढ़ में आ की मात्रा लगानी है, तो पहले से ही लगा है, तो आ धन आ, क्या 4 आ हो जाते हैं क्या? आ और ये आ की मात्रा हम अगर मिलाएंगे, आप संधि पढ़ेंगे, तो क्या ये इतना सारा हो जाता है क्या? नहीं होता है, ये नहीं होता। आ धन आ मिल करके आ ही होंगे। ठीक है, ये आ ही होंगे, आ धन आ मिल करके। तो इस चीज़ का आप ध्यान देंगे। तो चलिए, बूढ़ा धन आपा हमको यहाँ पर लिखना है, अर्थात जब हमारा हो जाएगा, बूढ़ापा नहीं होगा। ठीक है, बुढ़ापा, बुढ़ापा, इसमें बूढ़ा देरी तक बोल रहे हैं तो बड़ा की मात्रा लगी ब में, लेकिन यहाँ पर जो हमारा है बुढ़ापा,
तो हम कौन सी मात्रा लगाएंगे यहाँ पर, आप बताइए। ब में छोटा ओ की मात्रा। कौन सी मात्रा? ब में छोटा ओ की मात्रा। ब कैसे लिखना है ये भी आप गौर करेंगे। हम अगर ब लिखते हैं तो इस तरफ से ऐसे डंडा डालते हैं, और छोटा ओ की मात्रा नीचे से किधर जाती है, उल्टे हाथ की तरफ। और ये हमारा ढ़। ढ़ आप सभी जानते हैं, ढक्कन के ढ के नीचे बिंदी लगती है तो क्या हो जाता है, ढ़। आप लोग ड़ और ढ़ में अंतर समझिएगा। ये गिर पड़ा होता है और ये पढ़ा होता है। पढ़ना मतलब स्टडी करना है, ठीक है। तो सबको समझ में आ गया। आप ब में छोटा ऊ की मात्रा ही लगाएंगे बुढ़ापा लिखते समय। बहुत सारे बच्चे हल करके भेजे थे और उसमें बड़ा ऊ की मात्रा लगा दिए थे। चलिए ये तो हमारा हो गया। अब आगे चलते हैं मनुष्य। अब आपा भी हो गया। अब दो प्रत्यय हमारे पास कौन कौन से बच गए, हमारे पास बच गए ता और दार। तो ये बताइए मनुष्य धन ता होगा कि दुकान धन ता होगा? दुकानता तो होगा नहीं, मनुष्य धन ता ही होगा। तो यहाँ पर हम क्या कर दिए, मनुष्यता। अब आप लिखेंगे इसको कि बना करके क्या होगा, मनुष्याता नहीं लिखना। यहाँ पर कोई मात्रा नहीं लगी, यहाँ पर कोई स्वर नहीं है। यहाँ पर बाकी जगह स्वर थे बेटा, यहाँ भी स्वर थे। तो स्वर अर्थात होता है कि आपको सामने वाले व्यंजन में क्या लगानी है, मात्रा लगानी है। लेकिन यहाँ पर हमारा कोई स्वर नहीं, तो मनुष्यता हो जाएगा। अब दुकानदार क्या बच गया, दार बच गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दार। तो हमारा क्या हो जाएगा, दुकान दार। अब आपको समझ में आ गया बच्चे? तो चलिए ये तो आपको समझ में आ गया। आप गौर से देखेंगे वीडियो और बनाएंगे। और एक और चीज़, बहुत सारे बच्चों को शिकायत आती है कि परेशानियां हो रही हैं कि मैडम हमारे पास वीडियो नहीं है, स्टडी मटेरियल नहीं है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और गौर सी बात है कि आपको झंझट नहीं होगा, ना सेव करने का झंझट होगा, ना कुछ वीडियो सेव करके रखने का। आपको कुछ भी, आपको विषय के से संबंधित कुछ भी नोट्स चाहिए तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल में मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपको मैं व्यक्तिगत रूप से भी आपके प्रश्नों का हल आपको भेज दूंगी। तो कोई दिक्कत की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी टाइम मुझसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए बच्चे आगे चले हम। अब आगे प्रश्न 8। नीचे दिए गए मूल शब्दों में उचित उपसर्ग लगाकर नए शब्द लिखिए। नीचे दिए गए मूल शब्दों में उचित उपसर्ग लगाकर नए शब्द लिखिए। अब उचित उपसर्ग लगाना है आपको। पहले हम क्या लगाए, प्रत्यय। प्रत्यय कब लगता है, पीछे। उपसर्ग कब लगता है, सामने। अर्थात हाथी का सूंड क्या है, उपसर्ग, और प्रत्यय पीछे। लेकिन हम ये ध्यान देंगे कि कभी भी हमको उपसर्ग और प्रत्यय छांटने से पहले हमको क्या देखना है, हमको सबसे पहले क्या देखना है, हमको मूल शब्द देखना है। बच्चे कभी भी मूल शब्द आप बीच में पहले लिखेंगे, उसके अगर आपको पहले दिख लगाना है तो आप उपसर्ग की हेडिंग जरूर डालेंगे, मुख्य बिंदु डालेंगे। प्रत्यय लिखना है तो आप यहाँ प्रत्यय लिखेंगे, जरूर लिखेंगे, है ना। बिना उपसर्ग और बिना प्रत्यय ऊपर लिखे हुए आप लोग हल करने लग जाते हैं। और कई बच्चे तो मूल शब्दों को पहले लिखते हैं, फिर यहाँ पर क्या लिख देते हैं, उपसर्ग लिख देते हैं। ऐसा कभी मत कीजिएगा, ठीक है। उपसर्ग हमेशा पहले आएगा, इधर प्रत्यय आता है, ठीक है, मूल शब्द के। तो आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा बच्चे, ये गलती नहीं होनी चाहिए। तो चलिए छाटिए, मैं इतना बता रही हूँ, आप पहले से छाट लीजिए। पहला शब्द है क्रम। अब आपको उपसर्ग लगाना है, तो उपसर्ग लिए क्या हो सकता है, यहाँ पर कोई हेल्प बॉक्स नहीं दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं उपक्रम। क्या लगा सकते हैं, उपक्रम, उपक्रम। तो हमारा यहाँ पर नया शब्द क्या बन गया, देखिए शब्द पहले क्रम था, ठीक है, अब उपक्रम हो गया। अब यहाँ पर हमारा क्या है, कूल। तो कूल में आप क्या लगा सकते, कूल ठंडा ठंडा वाला कूल नहीं भाई, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं क्या, उपसर्ग, प्रति। तो क्या हो जाएगा हमारा, प्रतिकूल। कूल मतलब होता है किनारा, ठीक है। ये कूल मतलब होता है किनारा। और एक कुल क में छोटा की मात्रा हो जाती है, तो ये हो जाता है वंश, कुल का वंश। तो यहाँ पर हम लगा दिए। बहुत सारे उपसर्ग हमको खुद ढूंढना है, ऐसे शब्दों को ढूंढना है जिसमें उपसर्ग रहते हैं। तो शब्दावली अपनी बढ़ाएंगे तो आप बहुत सारे प्रश्नों को हल कर लेंगे। अब आ जाते हैं यश। तो यश में बताइए क्या लगता है, अपयश। यश मतलब कीर्ति। अब अप लग गया मतलब आपकी कीर्ति जो है वो उसमें बदनामी हो गई, तो अपयश, समझ गए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अप धन यश मिला के लिख दिए, ये क्या हो गया, यश। मूल शब्द अब पहले छटा हुआ है आपका। अब आ जाते हैं जीवन।
तो जीवन में बताइए आप क्या लगाएंगे, बताइए। नवजीवन जो मैं लिखी हूँ आवश्यक नहीं है कि आप यही लिखें। आपको लग रहा है कि सार्थक शब्द मैं अपने से बना ले रहा हूँ तो आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। हल्की के प्रश्नों में भी मैंने बहुत सारे शब्द दिए थे, उसके अलावा आप जो बता रही हूँ ये भी लिख सकते हैं। कुछ कुछ मिल रहा होगा आपसे। जीवन, तो जीवन में आप लगा सकते हैं नवजीवन, नव सब में आता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, नवजीवन। तो यहाँ पर नवजीवन हो जाएगा, आप लिख के देंगे अब हमें। समझ, तो यहाँ पर एक तो समझ धन दार लगाएंगे, वो प्रत्यय हो जाता है। यहाँ दार समझ मत लगा दीजिएगा, ठीक है। दार प्रत्यय है, पीछे लगता है, यहाँ पर हमको पहले लगाना है। तो हम क्या बोलते हैं, बिल्कुल ना समझ है ये भाई, ना समझ बोलते हैं, बोलते हैं। अब यहाँ पर देखा, मैंने देखा, देखा का उल्टा क्या हो जाएगा, पहले अनदेखा। क्या देखा, अनदेखा। देखा, देखा हुआ चीज़, अनदेखा नहीं देखा हुआ चीज़। तो यहाँ पर ना समझ लिखेंगे, यहाँ पर अनदेखा लिखेंगे। तो आपको ये हल करनी है, थोड़ा सा कुछ अपने से भी कीजिए। और निश्चित तौर से जब अपने से करेंगे, प्रश्नों का, मेरे तेज बच्चे आप हैं, मुझसे पहले भेज देते हैं, लेकिन थोड़ा आपको समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। ये तो हमारा हो गया पृष्ठ संख्या 23। अब चलते हैं आगे की पृष्ठ की ओर। अब हम आ जाते हैं पृष्ठ संख्या 24, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में क्या है, पढ़िए मेरे साथ। नीचे दिए गए शब्दों में उचित प्रत्यय लगाकर नए शब्द लिखिए। अब फिर से आपको प्रत्यय लगाना है, अर्थात सूंड बनाना है कि पूंछ लगाना है, क्या लगाना है, पूंछ लगाना है मूल शब्द में, हाथी के पेट में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लगाते हैं। पहला शब्द हमारे पास है चटधन। तो चटधन आप क्या लगा सकते हैं, आप लगा सकते हैं चटधन आई। क्या लगा सकते हैं, चटधन आई। चलिए लगाइए। तो चटधन आई लगाया हमने। तो ये क्या बन गया, ट में किसकी मात्रा लगेगी, आ की मात्रा। तो हमारा ये क्या बन गया, चटाई, ठीक है। और भी प्रत्यय हैं, जैसे चटधन आप नी भी लगा सकते हैं। तो क्या बन गया, चटनी। क्या बन गया, चटनी, ठीक है। चटधन नी। अब आगे चलते हैं। झाड़ धन क्या लगा सकते हैं, बताइए। झाड़ धन ऊ, बड़ा ऊ भी लगा सकते हैं। झाड़ धन ई भी लगा सकते हैं, झाड़ी, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, ये बन गया। आपको समझ आ गया होगा बच्चे। तो हम यहाँ पर लगाते हैं, तो बताइए क्या होगा। ड़ में कौन सी मात्रा लगेगी, झाड़ू, ठीक है। फिर अगर ई लगाए, बड़ी ई लगाए तो झाड़ी। क्या लगाए, तो झाड़ी। यहाँ पर अगर बड़ी ई लगाए, झाड़धन ई। तो ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, लगा करके बना सकते हैं। अब आगे आ जाते हैं सजा, सजाना। तो यहाँ पर सजा, ये भी थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, यहाँ पर सज होना चाहिए, ठीक है। मूल शब्द सज है, तो सज धन आवट सजावट होता है। तो थोड़ा सा इसको भी आप सुधार लीजिएगा। अगर बुक में परीक्षा में आता है सजा तो ठीक है, अगर लेकिन सज मूल शब्द है, यहाँ पर सज धन आवट क्या लगेगा, आवट। इसका मतलब ज में कौन सा ज में कौन सी मात्रा लगेगी, आ की मात्रा यहाँ पर तो लगी हुई है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, थोड़ा सा मिटा लेते हैं, बेढंगा दिख रहा है, पेन को थोड़ा और सा पतला कर लेते हैं। चलिए, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, सजावट। आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारे समक्ष क्या है, दूसरा प्रश्न हमारे समक्ष है हंस। अब हंस धन आई, हंसाई ऐसा नहीं करेंगे ना, हंस धन बड़ी ई। तो यहाँ पर स में कौन सी मात्रा लगेगी, बड़ी ई, हंसी। आप समझ रहे हैं, मात्रा को आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से। मोटा धन आई मत लगाना, मोटाई। मोटा धन हम यहाँ पर फिर से वही लगाएंगे, बूढ़ा धन आपा, बुढ़ापा। तो मोटा धन आपा, ट में आ की मात्रा, आ धन आ ही होता है। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, ये भाई मोटापा। समझ गए, तो समझ गए। यहाँ मोटाप लिखा हुआ है, उधर मेरा स्पेस नहीं है उधर में बुक में, तो आप मोटापा ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। चलिए, अब ये हम हल कर लिए।
अब समय हम नहीं गवाते हैं, हम आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चे। आगे में प्रश्न 10 पर हम ध्यान देंगे। प्रश्न 10 हमारे सामने है। नीचे दिए गए शब्दों में ये जो शब्द हैं ये हमारे पास शब्द हैं, ठीक है। नीचे दिए गए शब्दों में हमको क्या लगाना है, क्या बोल रहा है, इक प्रत्यय लगाना है। इक अर्थात इक, यहाँ पर आपको मैं गौर करने बोलती हूँ, इक प्रत्यय लगाने बोल रहा है। प्रत्यय पीछे लगता है। ई छोटी ई की मात्रा किधर से, हाथ उठाइए, इधर से। छोटी की मात्रा किधर से, इधर से, ठीक है। उल्टा हाथ आपका सर पे जाएगा। तो आपको इक प्रत्यय लगाना है, अर्थात वैसा ही रहेगा, लेकिन जो भी अक्षर इधर आएगा मूल शब्द में, उसमें आप कौन सी मात्रा लगा देंगे, छोटी ई। जैसे आपा में सब में लगा रहे थे ना, वैसे ही इसमें लगाना है। तो एक मैं हल करके देती हूँ, वैसे हल करके आपके सामने उदाहरण के समय लिखा हुआ, बहुत तेज बच्चे हैं। समाज धन इक, यहाँ पर आप एक उदाहरण देख रहे होंगे बच्चे, समाज धन इक। तो ज में धन इक, तो यहाँ पर देखिए सामाजिक लिखा हुआ है। ज में कौन सी मात्रा लग गई, ई की मात्रा। लेकिन आप गौर कर रहे होंगे यहाँ पर स में आ की मात्रा नहीं थी, यहाँ पर स में आ की मात्रा कैसे लग गई। तो बेटा जहाँ पर आपका ये इक प्रत्यय लगता है अक्सर, और संसार, समाज, धर्म, अर्थ, मास, परिवार, ये सब आता है, तो आप हमेशा जो प्रथम अक्षर है स, ध, अ, यहाँ पर आप लगा है तो कोई बात नहीं, नहीं लगा है तो आप यहाँ पर क्या कर देंगे, प्रथम अक्षर में आ की मात्रा लगा देंगे। ये आप याद करके रख लीजिए, एक नियम के रूप में ही याद करके रख लीजिए कि ऐसा हो जाता है। जैसे मैं आपके समक्ष एक शब्द दी, क्या, बहुत मोटा है भाई, पहले इसको मिटा देते हैं। आपके समक्ष एक शब्द मैं दे रही हूँ, क्या, परिवार। क्या दे रही हूँ, परिवार। अब यहाँ पर आप बोलेंगे इसको हमको प्रत्यय लगाना, परिवार धन इक लगाए, इसका मतलब र में छोटी की मात्रा लगेगी। तो यहाँ पर हम पारिवारिक लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर प में आ की मात्रा, पारिवारिक, ऐसा हो जाएगा बच्चे। सब में छोटी की मात्रा लगेगी, र में भी। तो यहाँ पर तो छोटी की मात्रा लगनी थी क्योंकि ई लगाना है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आ की मात्रा जुड़ जाती है। यहाँ पर भी आप जैसे देख रहे होंगे समाज धन इक, तो हम सामाजिक नहीं बोलते हैं, हम सामाजिक बोलते हैं। ये एक नियम ही है, तो इस चीज़ को आप ध्यान दे देंगे और सभी बच्चे इसको हल कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं बच्चे। सबसे प्रथम पहला शब्द है हमारे पास साप्ताहिक। सप्ताह, सप्ताह सभी समझते हैं, 7 दिन का एक सप्ताह बोला जाता है, सप्ताह धनिक। तो चलिए करते हैं, आप भी मेरे साथ साथ करेंगे। स लिख दिए, आप कौन सी मात्रा लगाने बोलते हैं प्रथम अक्षर में, सा, और प ऐसी रहेगा, इसको पूरा मत कर दीजिएगा। सब जो गड़बड़ करने बोले हैं, सब बदलने बोले तो हम बदल दें, ऐसा कुछ भी नहीं, सब वैसे ही रहेगा। बस प्रथम अक्षर में हमको आ की मात्रा लगानी है, और हा में तो पहले ही बोल दिया कि इक प्रत्यय लगाना है, तो मतलब हा में जो ई की मात्रा है हा के ऊपर चली जाएगी, ठीक है। कितने बच्चे समझाने के बाद भी आप ऐसे करते हैं, सप्ताह और इक, सप्ताह इक ऐसे करते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये मात्रा होती है, ठीक है बच्चे। तो चलिए इसको आप यहाँ पर हम संसार धन इक में क्या करेंगे, स में, फिर मैंने क्या बताया, आ की मात्रा, सान, सा में अपने आप लगा हुआ है दूसरे सा में, र में कौन सी मात्रा लगानी है, ई की, और क लगा देना है, सांसारिक, अनुस्वार यहाँ रहेगा ही। तो फिर धर्म धन इक, तो ध में आ की मात्रा, और म के ऊपर जो है ये र की मात्रा, धार्मिक, धा के बाद र आया ना, तो र आधा र लगाते कहाँ है, अपने सामने अक्षर के ऊपर हम लगा देते हैं, बैठ जाते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। अब 2 चीज़ आप बनाइए, अर्थ धन इक आर्थिक, मास धन इक मासिक, ठीक है। तो मास समझ गए, 30, 31 जो दिन होते हैं उसको हम मासिक बोलते हैं, मास बोलते हैं। 30 दिन में मासिक होता है। सप्ताह 1 हफ्ते में, 6 महीने को अर्धवार्षिक, छमाही, और 1 साल को वार्षिक, अर्धवार्षिक आधा वर्ष, और वार्षिक पूरा वर्ष, ठीक है। तो 1 सप्ताह आपका हो गया साप्ताहिक, और 15 दिन को पाक्षिक बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे आप बहुत सारी चीज़ें, हम संधि जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। आगे चलते हैं बच्चे, आप शायद बना लेंगे। अब प्रश्न 11 देखते हैं। प्रश्न 11 क्या है हमारे पास, प्रश्न 11 हमारे पास है, नीचे दिए गए शब्दों में क्या लगाना है,
एक प्रत्यय लगाकर उदाहरण के अनुसार नए शब्द लिखने हैं। क्या शब्द लिखने हैं? नए शब्द लिखने हैं। तो अब पहले तो हम क्या लगा रहे थे बताइए, यहाँ पर हमारा क्या था, प्रथम अक्षर में आ की मात्रा लगा रहे थे। यहाँ पर आपको अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर प्रथम अक्षर में हमको ऐ की मात्रा लगानी है, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। जैसे दिन, दिन धन इक आया, इक प्रत्यय आ रहा है देखिए सब में, आप सावधान हो जाएंगे कभी भी इक प्रत्यय आ गया तो अब क्या करना है, तो आप शब्दों को देखेंगे कि बोला क्या जाता है, शब्द याद कर लीजिए, परिवार, सामाजिक, आर्थिक, ये सामाजिक, ये सब याद कर लीजिए। अब हमको ऐ की मात्रा लगानी है। कैसे? देखो यहाँ पर दिया दिन धन इक, अब दिन धन इक आया तो हम दिनिक तो बोल नहीं सकते, और द में छोटी की मात्रा लग गई है तो इसमें हम आ की मात्रा तो लगा भी नहीं सकते। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर किसी भी प्रथम अक्षर में कोई मात्रा लगी थी? नहीं लगी थी, तब हम क्या लगाएंगे उसमें आ की मात्रा, ये भी आप गौर करेंगे। लेकिन यहाँ पर अब जो हमारा है ये प्रथम अक्षर में क्या लगा है, हर में छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा ऐसी लगी हुई है। तो अगर ऐसा हमारे समक्ष आ गया तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर दिन धन इक, तो हम क्या लगा दिए हैं, यहाँ पर ध्यान देंगे, द में ऐ की मात्रा, और ना में कौन सी मात्रा लगानी, इक, तो दैनिक बन गया। तो यहाँ पर ई आए, छोटी ई आए समझाया है या बड़ी ई आए, तो उसके साथ और इक लगे शुरू वाला अक्षर, तो हमारा क्या हो जाता है, ऐ। पहले किसकी मात्रा लग रही थी, एक, किसकी मात्रा, ए की मात्रा, लेकिन यहाँ पर क्या लग रही है, ऐ की मात्रा। ऐ की कितनी मात्रा होती, दिखाता एक है, छुपा के रखता है, इसकी मात्रा दो है, ऐ की मात्रा। तो ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान देंगे। चलिए आगे बनाते हैं, और नहीं समझ में आए तो मेरे वीडियो को रिवर्स करके फिर से दोबारा देखिएगा। वीडियो लंबा होने की वजह से थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं क्योंकि अपलोड होने में देरी होती है। तो चलिए आ जाते हैं, नीति धन इक। अब ये बताइए, यहाँ पर भी बड़ी की मात्रा लगी, शुरू में छोटी की मात्रा थी, तो जब बड़ी की मात्रा शुरू अक्षर में आती है तो हमको क्या लगाना है, ऐ की मात्रा। जहाँ पर कोई मात्रा नहीं है यहाँ पर तो हमको क्या लगाना है, आ की मात्रा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, शुरुआत में क्या हुआ था दैनिक में, तो न में क्या लगाएंगे, ऐ की मात्रा, और त में कौन सी मात्रा लगेगी, लगी हुई है, फिर भी हमको ध्यान देना, लगी तो अच्छी बात है छोटी की मात्रा, लेकिन हमको क्या लगाना है, क्या बोल रहा है, इसमें छोटी की मात्रा होनी चाहिए, मुझे चेतावनी दे रही है, ठीक है। अब शिक्षा आया, इसका मतलब शक्कर के शा में हमको क्या लगाना है, ऐ की मात्रा। अब आ की मात्रा है आधन ई, यानी कि आ लगा हुआ तो हम आ ही लगाएंगे, आधन ई, आधन ई मिल करके हमको छोटी ई ही लगानी है, चाहिए किस किसके पास कोई भी मात्रा होगी, इस अक्षर में हमको क्या लगानी है, छोटी की मात्रा लगानी, क्योंकि जोड़ने बोल रहा है तो ये मात्रा को गोल करना है, ठीक है, हटा देना है ये मात्रा को। अब आप अक्षर में कौन सी मात्रा लगाएंगे, शैक्षिक ही लगाएंगे, याद रखेंगे। अब विचार धन इक, वैचारिक, क्या हो जाएगा, वैचारिक, और विज्ञान धन इक, वैज्ञानिक, ठीक है। तो दो चीज़ को आप हल करके भेजिए। ये एक चीज़ मैं आपको व में फिर से कौन सी मात्रा लगी, वै, तो आई की मात्रा, चाह हो गया। अब र में कौन सी मात्रा लगानी, इक मात्रा लगानी है, तो हम यहाँ पर क्या कर दिए, वैचारिक लगा दिए, ठीक है। तो ये नहीं आप शिक्षा लगा हुआ है, अरे मैडम यहाँ पर शिक्षा लगा हुआ है, अब हम क्या करें, तो ये कोई भी मात्रा लगी है, लेकिन उसके साथ जब धन लगा है और इक बोल रहा है, अर्थात इस मात्रा में कौन सी मात्रा लगानी है, छोटी की मात्रा ही लगानी है, इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। तो चलिए आगे चलें, आगे चलते हैं। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे पृष्ठ में हम चलते हैं। पृष्ठ संख्या क्या है हमारी, पृष्ठ संख्या हमारी है 25। तो पृष्ठ संख्या 25 में हम प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 में क्या लिखा है, पढ़िए। नीचे दिए गए मूल शब्दों में उपसर्ग एवं प्रत्यय लगाकर नए शब्द लिखिए। आपको उपसर्ग और प्रत्यय लगाना है। तो यहाँ पर उदाहरण क्या है, पहला दोनों लगाने हैं, ये नहीं कि अब मैं दोनों बोल दी हूँ तो ये नहीं कि मतलब आपको कुछ भी आप लिख देंगे, पहले या तो उपसर्ग लगा देंगे या तो फिर दूसरे में प्रत्यय लगा देंगे। यहाँ ये बोल रहा है कि उपसर्ग और प्रत्यय लगा करके, दोनों लगा करके आपको एक नए शब्द बनाने हैं। यहाँ पर देखो, जैसे उदाहरण दिया है बेटा, उदाहरण में क्या लिखा हुआ है, मूल शब्द क्या है, मान, सम्मान समझते हैं, इज्जत। यहाँ पर उपसर्ग भी लगाया है एक ही शब्द में, मूल शब्द में, और प्रत्यय भी लगाया है, तो एक नया शब्द बन गया अपमानित। ऐसे भी शब्द होते हैं जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय कभी कभार दोनों लगते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे शब्द को कि हमारे पास शब्द कैसा है, क्या इसमें दोनों लग रहे हैं, इसकी भी पहचान करना हमको ज़रूरी है।
तो चलिए आपको ये समझ में आ गया कि मूल शब्द मान था, शुरू में अप ला दिए और अंतिम में क्या लगा दिए, इत प्रत्यय, तो हमारा क्या बन गया, अपमानित। अब यहाँ पर देखते हैं सन्न, सन्न रह जाना, ये तो मूल शब्द है। अब ऐसा शब्द आप सोचिए जिसमें सन्न बीच में आए और उसमें उपसर्ग भी आए और उसमें प्रत्यय भी आए। तो आप सोच रहे हैं, सोच भी लिए होंगे। एक मैं शब्द बताती हूँ आपको, यहाँ पर हम प्र लगा दिए, प्र सबके साथ लगता है, सन्न है, और यहाँ पर हम प्रत्यय क्या लगा दिए, ता लगा दिए। जैसे दयालु धनता, दयालुता, ऐसे आप बोलते हैं ना, प्रसन्न धनता, प्रसन्नता। तो यहाँ पर प्रसन्न, प्र, धन सन्न, धन ता, तो यहाँ पर क्या हो गया, प्रसन्नता। या फिर बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, फिलहाल हम यहाँ पर लिख देते हैं कि क्या हो जाएगा, प्रसन्नता, प्रसन्नता। ठीक है, तो ये हमारा एक शब्द बन गया। दूसरा हमारे पास शब्द है क्या, स्वच्छ। अब बताइए, बहुत पढ़ रहे हैं अभी, बहुत चल रहा है ये, ठीक है। रोज गाड़ी आती है आपकी, क्या उठाती है, क्या दूर करने आती है, तो दूर करने आती है मूल शब्द क्या है, स्वच्छ। समझ गए, स्वच्छ, स्वच्छ मूल शब्द को, ठीक है। और यहाँ पर क्या लगा दिए, ता। तो अब बताइए, अब बनाइए स्वच्छता, मतलब आप सभी समझ गए। लगा दिए जहाँ गंदगी होती है, ठीक है। बहुत सारे लोगों में लगता है, बहुत सारे लोगों बोल रहे, बहुत सारे शब्दों में लगता है, तो हमारे पास क्या हो गया, अस्वच्छता। आगे चले, अब है बल। ऐसा कोई शब्द ढूंढिए जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हो। तो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हो, तो यहाँ पर बल है, बल ताकत। अब यहाँ पर हम लगा दिए क्या, निर, निर आधारा लगाए, आधारा लगाए मतलब ये अर्थात मात्रा है, ये मात्रा, इस ये रेफ है। अगर ये रेफ नी के बाद र आए तो ये किस पे जाएगी, अपने सामने वाले अक्षर को। सामने वाला अक्षर क्या है, ब। तो यहाँ पर निर, धन, बल, धन, यहाँ ता लगा दिए। अब लिखेंगे इसको कैसे, ऐसे मत लिख दीजिएगा, ऐसे करके मत लिख दीजिएगा, है ना, ऐसे नहीं। ऐसे क्या हो जाता है, ये जो अक्षर है ना, ये आधा अक्षर, किसी भी व्यंजन के बाद अगर कोई अक्षर आता है, आधार आता है, वो आधार अपने सामने वाले अक्षर के ऊपर चढ़ के बैठ जाता है, ना कि इधर। इधर लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। चलिए, तो लगाएं, हम लगाते हैं। लगा करके एक नया शब्द हम बना देते हैं हमारे पास। फिर से हम लगा रहे हैं, यहाँ पर हो गया ता, तो ये हो गया निर, निर आया, ये र कहाँ चला जाएगा, ब के ऊपर, निर्बलता हो गया, समझ गए। अब यहाँ भाव है, भाव कैसा भाव, ये आपके ऊपर छोड़ते हैं। ऐसे शब्द बनाइए जिसमें मूल शब्द भाव हो और उपसर्ग और प्रत्यय दोनों आए, तो आप समझ जाएंगे कि कौन सा शब्द हमको बनाना है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों आता है, बीच में भाव मूल शब्द जुड़ के। तो चलिए आगे चलते हैं, आओ दोहराएं। ऊपर आशा है आपको उपसर्ग और प्रत्यय समझ में आ गए होंगे थोड़ी बहुत, फिर हम रिवीजन करेंगे, फिर से समझेंगे, ठीक है, और इसको सरल रूप में समझेंगे। अभी तो मैं आपको प्रश्न 13 बता रही हूँ। नीचे दिए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम क्या होता है, उल्टा, विपरीत, जिसको आप पढ़ते हैं, जिसको उल्टा भी बोलते हैं, ठीक है। उल्टा समझ गए, जो एकदम बिल्कुल मेल ना खाता हो उसका। जैसे कोई मोटा है, ठीक है, तो मोटा, एकदम मोटा, इसका ठीक विपरीत विलोम, विलोम मतलब ठीक उल्टा इसका, तो क्या हो जाएगा, पतला, छोटा, बड़ा, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे। तो यहाँ पर हमको क्या बनाना है, विलोम शब्द बनाना है। सबसे पहले विलोम शब्द हमारे पास स्वच्छ। घर स्वच्छ दिख रहा है, इसका ठीक उल्टा है। मम्मी कब डांटेगी आपको, जब आप घर को क्या रखेंगे, क्या कर देंगे, अस्वच्छ कर देंगे। तो स्वच्छ का अस्वच्छ, ठीक है। कितने लोग स्वच्छता बोलते हैं, अक्षर लगाते हैं, अक्षर नहीं होता है, आधा च और छ ही होता है। चलिए आगे चलते हैं, अस्वच्छ लिख लिए। अब शहर, शहर आप सभी जानते हैं, कंक्रीट की मकानें होती हैं, गाड़ी घोड़े सब होते हैं,
शहर का ठीक उल्टा शहर का आ जाएगा गांव। चंद्र बिंदु याद रखेंगे, पाई के ऊपर ही लगता है। अब आ जाते हैं देश। देश अपना देश, ठीक है, जहाँ आप रहते हैं उसको देश बोला जाता है। ठीक इसका उल्टा क्या हो जाएगा आपका विदेश। विदेश नहीं होगा, विदेश। वह जल्दी से बोले तो कौन सी मात्रा लेगी, छोटी की मात्रा। छोटी की मात्रा किधर से, इधर से, समझ गए, ये याद रखेंगे। चलिए ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर आता है सुगंध। क्या है, सुगंध। सुगंध आ रहा है, ठीक इसका उल्टा क्या होगा, बदबू नहीं लिखेंगे। अगर खुशबू होगी तो उसका बदबू लिखेंगे। है दोनों एक ही चीज़, लेकिन हम यहाँ पर ये देखेंगे कि शुद्ध शब्द हमारा तत्सम तद्भव पढ़ते होंगे। तो सुगंध है तो इसका ठीक उल्टा हम क्या बोलते हैं, दुर्गंध। अब यहाँ दू के बाद आधा र आया, देखिए दुर, दुर जल्दी, र जल्दी बोल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, ऐसे तो नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर दुर्गंध बोल रहे हैं तो दू के बाद अगर र आ रहा है, आधा र आ रहा है, तो अपने सामने वाले अक्षर के ऊपर क्या हो जाता है, ये चढ़ के बैठ जाता है, ये हो गया दुर। अब गंध लिखना है, अर्थात ये मात्रा लगानी अनुस्वार, तो इसके ऊपर भी लगेगी, ये नहीं कि धा के ऊपर चली जाएगी, ये तो वैसी ही रहेगी। हाँ एक और बात, यहाँ पर हम शीर्ष रेखा नहीं लगाएंगे। ध कैसे लिखेंगे, ध में कभी भी शीर्ष रेखा नहीं होती है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, दुर्गंध, ऐसे आप लिखेंगे। शीर्ष रेखा का ध्यान रखेंगे आप हर अक्षर में। कहीं कहीं अ के ऊपर पूरा शुरू से लेकर के अंतिम तक आप ऐसे करके खींच देते हैं, ये भी गलत है। आपको अ बनाना है, यहाँ से जाइए, ठीक है। तो चलिए अब बहुत सिखा पढ़ा लिया आपको, आगे चलते हैं। प्रातः। प्रातः क्या होता है, सुबह होता है प्रातः, ठीक है। तो प्रातः का क्या होगा, आप उसको ढूंढिए। और उत्कर्ष का क्या होगा, आप उसको ढूंढिए। क्या आपको बता दूं, यहाँ पर आपका जो है प्रातः, प्रातः का कितने बच्चे संध्या लिखते हैं, बेटा संध्या नहीं लिखना। मैंने पहले ही बताया था कि जैसे सुगंध है तो उसका दुर्गंध होगा, ठीक है। तो जैसे मैं एक और उदाहरण आपको समझाती, क्यों नहीं लिखना। जैसे नया है, नया क्या है, तद्भव है, तो इसका क्या होगा, पुराना ही होगा। ये हिंदी है ना। अब लेकिन अगर हम यहाँ पर नया का अर्थ भी आप समझते हैं है कोई नई चीज़, लेकिन यहाँ पर हम अगर लिखते हैं नवीन, नवीन का अर्थ भी नया ही होता है, लेकिन यह क्या है, तत्सम शब्द का एक रूप है। तो नवीन का हम क्या लिखेंगे, प्राचीन, ठीक है। जैसा शब्द वैसे ही उसका विलोम, नया पुराना, नया का प्राचीन लिखेंगे तो थोड़ा उटपटांगे, ऐसा नहीं लिखना। कोशिश यही करना बेटा कि हम इसको ना लिखें, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। तो जैसे सुगंध का हमने दुर्गंध लिखा बेटा, तो प्रातः का हमको उषा नहीं लिखना है। उषा मतलब ये, प्रातः का हमको संध्या नहीं लिखना है, याद रखेंगे, ठीक है। क्या लिखना है, प्रातः का हमको लिखना है, बताइए आपको समझ आ रहा है, प्रातः मतलब सुबह। अब इसका हमको लिखना है, यहाँ पर मैं आपको लिख के बता रही हूँ, सायं। क्या लिखना है, सायं, ठीक है, यह में अनुस्वार। अब आप बोलेंगे उषा, उषा मतलब अरुणोदय, ठीक है। ये जब सुबह होता है तो उषा का हमारे पास आ जाता है संध्या, जब सूर्य हमारा क्या होता है, अस्त होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान देंगे, प्रातः उषा दोनों आपको एक जैसा लगे, सायं संध्या, लेकिन हमको जैसा शब्द वैसा विलोम उसका लिखने आना चाहिए। चलिए ये तो हमारा हो गया। अब आगे चलते हैं, उत्कर्ष। उत्कर्ष मतलब उन्नति, ऊपर की ओर, उत्कर्ष। अब यहाँ पर उसका ठीक विपरीत क्या हो जाएगा, अपकर्ष, नीचे की ओर। इस चीज़ को आप ध्यान देंगे, हो गया हमारा, ठीक है। आगे चलते हैं, नीचे दिए गए शब्दों को मानक वर्तनी में लिखिए। अब सबसे पहले आपके समक्ष यह समस्या आ रही होगी कि जो नीचे दिए गए शब्द हैं इनको मानक में क्या लिखने बोला गया। मानक का अर्थ और वर्तनी, वर्तनी तो सभी समझते हैं, मात्राओं के अनुसार जो हम शब्द लिखते हैं मात्रा का स्थान देख करके, ये तो वर्तनी हुआ हमारा, ठीक है। तो मानक क्या है इसको हम ध्यान देंगे। मानक अर्थात होता है मापदंड, मापने की इकाई, जिसको प्रमाणित कर दिया जाता है कि कोई भी नियम या कोई भी चीज़ इस प्रकार होगी। जैसे एक स्केल है आपके पास,
वो मापने का यंत्र है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ठीक है, वो एक इकाई है कि इतने से इतने 1 सेंटीमीटर, इतने से इतने 2 सेंटीमीटर। वैसे ही अक्षरों को भी सन 2003 में, इससे पहले भी होता था प्रयोग, केंद्रीय हिंदी निर्देशालय ने बहुत चर्चा किया और इन सब की बहुत सारी मीटिंग हुई, संगोष्ठी आयोजित हुई और इन्होंने 2012 में क्या कर दिया, एक मानक वर्तनी का इन्होंने निर्धारण कर दिया कि ये अक्षर इस प्रकार लिखे जाएंगे, ये शब्द इस प्रकार मान्य होंगे, ये गलत होंगे। इस प्रकार कोई भी भाषा का इन्होंने जो है मानक, हिंदी भाषा का इन्होंने मानकीकरण कर दिया। तो उसी के अनुसार हम क्या करते हैं, इसे लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए, मानक अर्थात प्रमाणिक है, जो मान लिया गया है। तो आगे चलते हैं, विद्यार्थी। अब यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी बच्चे, कि विद्यार्थी में आप ज़्यादातर बच्चे जो बीच वाला है ना, इसको ध बोलते हैं, विद्यार्थी पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान देंगे, ये ध नहीं है बेटा। हम ये बताइए, जब हम घ लिखते हैं घड़े का, तो हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा यहाँ से शुरू होता है। जब हम ध लिखते हैं तो ऐसे गोल घुमा करके लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा शीर्ष रेखा नहीं आती है, सबसे पहले ऐसे गोल अक्षर होता है, तब यहाँ पर ऐसे आता है। लेकिन घ में क्या गोल अक्षर है क्या? यहाँ पर नहीं है। तो ये घ ऐसे लिखते हैं, ध ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान देंगे कि ध और घ क्या है, आप विद्यार्थी बोलते हैं, लेकिन ये अक्षर एक और चीज़ है, इसको दूसरी चीज़ बोलते हैं। यहाँ पर क्या हुआ है, असल में हम अगर विद्यार्थी लिखना चाहें तो हमारा क्या होगा, वी आधा द हलंत लगाए ना, जिसमें हलंत लगता है जिस अक्षर के नीचे अक्षर क्या होता है, आधा होता है। अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, था, और विद्या के बाद आधा र आया तो किसके ऊपर चला जाएगा, था के ऊपर, ठीक है। इधर पीछे यहाँ पर नहीं लगाएंगे। अब यहाँ ध्यान देंगे, था के ऊपर भी शीर्ष रेखा नहीं लगती है। तो हमारे ये क्या है, ये है द, द्या, ये बीच वाला क्या है, द्या, और आप पढ़ते क्या है बहुत जगह, ध्या, विद्यार्थी, ध पढ़ते हैं। तो ध मैंने बताया था आपको कैसे है। अब ये अक्षर इस प्रकार लिखने के बजाय कई बार हम क्या करते, कंप्यूटर में टाइपिंग करते हैं ना, तो उसमें सरलीकरण के लिए ही कुछ शब्दों का, अक्षरों का मानकीकरण कर दिया गया। इस प्रकार लिखने में सरलता होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, आधा द और पूरा य, इसको हम एक अक्षर का नाम दे देते हैं। जैसे ये ऊपर आधा द हुआ और नीचे का भाग हो गया य, तो ये भाग और ये भाग, तो ये मिलकर के क्या बना दिए, इस अक्षर को हम क्या बोलते हैं, इस अक्षर को पढ़ेंगे द्य। क्या पढ़ेंगे, द्य। आप भी बोलिए, द्य। तो आप गौर करेंगे, आज के बाद से आप इसको ध नहीं पढ़ेंगे, विद्यार्थी। जब इसको अलग अलग करके लिखने बोला जाएगा तो आपको पता है कि दो अक्षर को मिला करके हमने क्या लिखा, ऐसा लिखा, ऐसे करके, ठीक है। ये आधा द और ये नीचे का य, तो द्य बना। तो हम क्या करेंगे, जब इसको अलग करना रहेगा, मानक वर्तनी में लिखना रहेगा, सरलीकरण करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, ऐसा अक्षर तो भाई अधिकतर कंप्यूटर या टाइपिंग में थोड़ा दिक्कत जाता है बनने में, तो हमने इस प्रकार मानकीकरण कर दिया गया कि इसको ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। कठिन शब्दों का सरलीकरण कर देना। तो चलिए हम अब लिखते हैं इसको, और आप भी लिख लेंगे इससे अच्छा, ठीक है। तो आसान है, चलिए बनाते हैं। तो हम लिखेंगे वि, आधा द, या में आ की मात्रा लगानी है ना, इससे उसका कोई संबंध नहीं द का। ये हमारा हो गया विद्यार्थी, ये हमारा मानक शब्द हो गया। अब चलते हैं आगे, सुंदर। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे, हम 6वीं कक्षा में भी पढ़े थे, अनुस्वार और अनुनासिक पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समय छोटा ऊ की मात्रा के बाद क्या आ रहा है, आधा न आ रहा है। आधा न, जो आधा न होता है, ठीक है, और आधा म होता है, इसमें क्या लगता है, अनुस्वार, ठीक है। हम मानते हैं। और इसकी आवाज़ कहाँ से आती है, अनुस्वार की आवाज़ नाक से आती है। तो हम जिस अक्षर के बाद आधा न आता है या म आता है,
ये र की तरह नहीं कि अपने सामने वाले अक्षर के ऊपर जाता है, ये अपने ही अक्षर, अपने ही उसके ऊपर क्या हो जाता है, चढ़कर बैठ जाता है। सुन, स के पास सुन, द र, सुंदर। इस प्रकार भी लिख सकते हैं, भी दोनों रूप सही हैं, ऐसा नहीं कि ये गलत है और ये सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। द्वारा। अब यहाँ पर आप देखेंगे हमने यहाँ द लिखा, क्या लिखा यहाँ, द लिखा, आधा द, नीचे पूरा य है। ये नहीं कि य भी आधा है, याद रखेंगे, है ना। लेकिन ऊपर वाला अक्षर हमेशा क्या होता है, कई बार आधा ही होता है, हमेशा आधा ही होता है। ठीक है, जब दो अक्षर मिलते हैं तो ऊपर वाला अक्षर हमेशा आधा होता है, उसके नीचे जो जुड़ेगा वो पूरा होगा, क्योंकि उसके साथ पाई जुड़ी हुई है। तो चलिए, यहाँ पर भी वही हो रहा है बच्चे। सबसे पहले हम देखेंगे क्या अक्षर आया, द। क्या अक्षर आया सबसे ऊपर में, क्या अक्षर है, द है। द क्या होगा, आधा होगा। नीचे में क्या लिखा हुआ है, नीचे पूरा व है। क्या है नीचे में, पूरा व। जैसे उसमें य था पूरा, ठीक है, यहाँ नीचे में क्या है, व में कौन सी मात्रा लगी है, आ की मात्रा। द में आ की मात्रा नहीं लगी, इतना याद रखेंगे आप। किसमें लगी है, जो नीचे अक्षर होता है वो पूरा होता है। किसी भी आधे अक्षर के ऊपर जो ऊपर वाला अक्षर होता है आधा होता है, उसके नीचे वाला अक्षर क्या होता है, यहाँ वाला, ये क्या होता है, ये पूरा होता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, पढ़ेंगे इसको द्वारा। आप पढ़ेंगे, खुद ही पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो द्वा हो गया और रा, द्वारा। तो आप समझ गए कि नीचे वाला अक्षर पूरा है और उसमें कौन सी मात्रा लगी है, की मात्रा, ये जो है द में नहीं लगी है। तो मानक भाषा ऐसे भी हो गया। अब आ जाते हैं मानक वर्तनी, ऐसे हो गया, भाषा बोल रही हूँ, मानक वर्तनी ऐसे हो गया। अब यहाँ पर आपका है उत्तर। क्या है, उत्तर। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे बच्चे कि जो उत्तर है इसमें क्या है, ये पूरा त है, इसी में हमारा आधा त मिला दिया गया है। ये ऐसा भी हो सकता है, या फिर आप इसको दूसरे रूप में भी लिख क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो फिर यहाँ पर है हमारा आधा त, फिर पूरा त, फिर र, उत्तर। एक हमारे पास ऐसा भी हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम कहाँ, उद्यान। उद्यान। अब यहाँ फिर से वैसे ही मैंने विद्यार्थी बोला था, तो आप इसको कर लेंगे उ, आधा द के नीचे हलंत द। जब आधा द लिखेंगे, कोई भी अक्षर लिखेंगे आधा, तो हलंत जरूर लगाएंगे। कितने लोग ऐसे द लिखते हैं और मात्रा लगा देते हैं, इसको मात्रा समझते हैं, मात्रा नहीं है भाई, चिपका के भी नहीं लगाना है। ठीक है, तो चलिए, उद्या, या में क्या है, नीचे क्या है, य, तो य, पूरा य और उसके साथ आ की मात्रा, उद्यान। ठीक है, हो गया, समझ आया। अब ये बुद्धिमान करते हैं, बुद्धिमान। तो यहाँ पर आप देखेंगे ब में छोटा ऊ की मात्रा, फिर ऊपर क्या है, पहले तो ये मात्रा गई है, लेकिन पहले अक्षर लिखते हैं आधा द। ठीक है, और धी, पूरा नीचे क्या है, पूरा धी। यहाँ से हमारा चल जाता है बुद्धि, और ये हमारा हो गया मान, बुद्धिमान। समझ गए आप बच्चे, आधा ध में छोटी की मात्रा है, तो ये अक्षर आधा था, इसलिए हम इसके पीछे लेकर के गए हैं। वैसे आजकल अगर आप इसको ऐसे भी लिखेंगे बच्चे तो भी सही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदी एक ऐसा विषय है जिसमें बहुत सरलीकरण कर लिया जाता है और हर भाषा को ये अपना लेता है। अगर आप ऐसे भी लिखते हैं, ऊपर वाला अक्षर हमेशा क्या होता है, आधा, नीचे वाला अक्षर क्या होता है, पूरा, तो आप ऐसे भी लिखते हैं, इसके किनारे से भी लेके जाते हैं, जरूरी नहीं द के पीछे से ले जाना, तो भी आपका क्या होगा बच्चे, ये सही होगा। ठीक है, तो चलिए, ये तो हमारा हो गया पूरा। अब आगे का करते हैं, बहुत आपका दिमाग खराब कर लिए। अब चलते हैं आगे। पृष्ठ संख्या 26। ठीक है, प्रश्न संख्या 15। 15 में क्या लिखा हुआ है, नीचे दिए गए शब्दों को उनके पर्यायवाची शब्दों से मिलाइए। पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द जिसके अनेक नाम होते हैं, एक शब्द को अनेक नाम से बुलाना। जैसे सूर्य है, सूर्य को आप क्या बोलते हैं, सूरज भी बोलते हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं, दिवाकर भी बोलते हैं, भास्कर भी बोलते हैं, और रवि भी बोलते हैं, दिनकर भी बोलते हैं।
ऐसे ही शब्दों के एक शब्द के अनेक नाम होते हैं जिनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, लेकिन उसके अर्थ एक ही होते हैं। यहाँ पर आपके पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, साथ ही साथ उसके उत्तर भी दिए गए हैं। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ये पर्यायवाची शब्द से दूसरे पर्यायवाची शब्द को क्या करना है, लाइन खींच करके मिलाना है। तो चलिए देखते हैं आप कैसे मिला लेते हैं। मिलाएं। सर्वप्रथम वृक्ष। क्या वृक्ष को साफ स्वच्छ पवित्र, पेड़ तरु जलधर, मेघ घन जलधर, पहाड़ गिरी अचल, खग विहग नभचर। यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान देंगे बेटा, यहाँ पर जलधर जलधर 2 बार आया है। तो ये जो जलधर है ये आपका, और ये जलधर, तो ये जो जलधर है ये आपका गलत है, ये जलधर, ठीक है, इसको आप गलत बोल देंगे। और यहाँ पर आप सुधार करके पेड़ तरु विटप या पादप भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पर आप लिख सकते हैं पादप, फिर लिख सकते हैं विटप, ये सब वृक्ष के पर्यायवाची हैं। तो कोई भी आप यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको काट करके लिख देंगे, ठीक है। जलधर जलधर, जलधर नहीं बोला जाता है, ठीक है, जलधर बोला जाता है भाई बादल को, जल को धर के रखने वाला, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे बच्चे। और इसको हम क्या करते हैं, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले चलिए बताइए, उस ओर मत जाइए, आप सुधार तो लिए होंगे, अभी सुधार लीजिए, लेट मत कीजिए। आगे चलते हैं प्रश्न की तरफ। हम क्या बना रहे थे, हम शब्दों को मिला रहे थे। तो वृक्ष का क्या हो जाएगा, पेड़ तरु विटप या पादप। तो वृक्ष से एरोप्लेन लेकर के हम क्या डाल देते हैं, यहाँ पर सही तरीके से डालेंगे, ठीक है, इधर उधर नहीं, कचरा वचड़ा नहीं करेंगे। कितने लोग टेढ़ा मेढ़ा लाइन लेके जाते हैं, इधर उधर कुछ भी करते हैं। स्केल लीजिए और अच्छे से खींचिएगा। दूसरा शब्द है बादल। बादल क्या साफ स्वच्छ पवित्र होगा, पहला नहीं। दूसरा चलते हैं मेघ घन जलधर। तो ये मुझे जहाँ तक लग रहा है कि बादल का जो सही अर्थ होगा ये यहीं पर होगा, मेघ। बादल को मेघ भी बोलते हैं, घन भी बोलते हैं, जलधर भी बोलते हैं। अब तीसरे शब्द की तरफ चलते हैं पर्वत। पर्वत को क्या बोलते हैं, क्या साफ स्वच्छ पवित्र बोलते हैं, नहीं, ऊपर। ये दोनों तो हो गया। यहाँ पर पर्वत का पहाड़ गिरी अचल। अचल मतलब जो चल ना सके, स्थिर एक जगह। गिरी मतलब पहाड़, पहाड़ तो एक ही है। तो हमको ये बहुत आसान है, ये मिल गया, ये तो आसान लग रहा है सबको। और याद भी करना, ये नहीं कि खाली मिलाना, मज़े आ रहे हैं। हम पूछेंगे भी, अभी आपसे टेस्ट लेंगे तो, कि आपने सही याद किया है इनके नाम की, नहीं, नाम पता होना चाहिए। आप पर्वत ना बोल करके आप गिरी बोल सकते हैं। कुछ नए शब्द बोलने का प्रयास कीजिए। नए शब्द कब बोलेंगे, जब आपको पर्यायवाची शब्दों का ज्ञान होगा, ठीक है। बादल नहीं बोल करके लोगों को आप बोलिए जलधर बोलिए, मेघ बोलिए, तो लोगों को सुनने में भी अच्छा लगेगा। तो आशा करती हूँ आप नए नए शब्दों का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं निर्मल। बच गया क्या, निर्मल और पक्षी, 2 बच गया। तो पक्षी साफ स्वच्छ पवित्र होता नहीं है, तो पक्षी का हो जाएगा खग विहग नभचर। नभ मतलब आकाश, आकाश में विचरण करना, चर मतलब चरना, विचरण करने वाला। तो यहाँ पर पक्षी का क्या हो जाएगा, खग विहग नभचर। अब बच गया ये, तो निर्मल का क्या हो जाएगा हमारे पास, साफ स्वच्छ पवित्र। साफ स्वच्छ रहना है ना, कि मट्टी वट्टी लगा के रखे रहना है अपने घर को और खुद को साफ रखना है, तभी तो लोग आएंगे, नहीं तो भाई बदबू देंगे फिर आप, तो फिर कोई नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, ऐसे मिला करके लिखना है, ठीक है। तो पर्यायवाची आपको समझ में, पर्यायवाची किसको बोलते हैं, एक शब्द के क्या हो जाते हैं, अनेक नाम हो जाते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं हम। आओ लिखें, क्या लिखना है हम आपको पढ़ते हैं, पढ़ के बताते हैं बच्चे। यहाँ पर जैसे आपने कहा, एक संवाद में आपके समक्ष रखती हूँ। जैसे सुप्रभात मित्र, आशा है तुमने चाचा जी को सामान पहुँचा दिया होगा, आपने बोला। तो यहाँ पर आपका मित्र जो है वो उत्तर देगा, सुप्रभात, मैंने कल ही शाम उन्हें दे दिया था, ठीक है। तो ये संवाद आप दोनों मित्र के बीच हुआ। वो पहले बोला, फिर आपने उसका प्रत्युत्तर दिया। अब यहाँ पर अब जैसे आप फिर उसके बाद क्या बोलेंगे, उसका धन्यवाद देंगे। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे वो लिख देगा कि इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं, ज़रूरत कभी भी तुम्हें आवश्यकता
पड़े तो मैं हमेशा उपस्थित रहूँगा। ऐसे करके फिर आप दूसरे बात भी कर सकते हैं कि वो खुश हुए होंगे। ऐसे करके आपको क्या करना है, पूरे संवाद को लिखना है। ठीक है बच्चे, तो मैंने कुछ उदाहरण आपको बता दिए, बाकी का तो संवाद आपके मन से होने चाहिए कि आप क्या बातचीत करेंगे अपने दोस्त से, आपके विचार क्या होने चाहिए। और इसको बहुत ही परिष्कृत भाषा में, बहुत ही शुद्ध भाषा में लिखने का प्रयास कीजिए। हाय हल्लो और छोटी बात को बोल करके ख़त्म मत कीजिए। ठीक है, आप सोचेंगे ना कि मैं कितना शुद्ध हिंदी में लिखूं और मेरे विचार जो हैं बहुत अच्छे हों। ठीक है, तो वैसे ही आपके विचार क्या होंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे आपके दिमाग में भी आएंगे। तो मिलते हैं अब अगले अभ्यास में, तब तक आप इतना कीजिए।